हेलो दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट यानी 31 जुलाई 2023 नजदीक आ रही है। और मुझे पता है कि हर किसी की तरह आप भी लास्ट के 10 से 15 दिनों में ही अपनी आईटीआर फाइल करेंगे। मगर इस लास्ट मोमेंट रश में हम नहीं चाहते कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे जिससे आपको पेनल्टी पे करनी पड़े, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाए। इसलिए आप चाहे खुद अपना आईटीआर फाइल करते हो या किसी सीए की सर्विसेज लेते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 7 कॉमन टैक्स फाइलिंग मिस्टेक्स बताऊंगा जो अक्सर हम आईटीआर फाइल करते हुए करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि वो सभी इंडिविजुअल्स जिनकी टोटल ग्रॉस इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर होती है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है। ग्रॉस टोटल इनकम में आपको डिडक्शंस को कंसीडर नहीं करना है। और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है? 60 ईयर्स से कम उम्र वाले इंडिविजुअल्स के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख रुपीस। 60 से 80 साल के बीच वाले लोगों के लिए 3 लाख रुपीस और 80 प्लस की एज वालों के लिए 5 लाख रुपीस। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के सेकेंड हाफ में मैं ऐसी मिस्टेक्स कवर करूंगा जो आप अगर एक सीए की मदद ले रहे हैं तब भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और उनको इग्नोर करने पे आपको हैवी पेनल्टीज भी पे करनी पड़ सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ऐसी 3 मिस्टेक्स जो अगर आप अपना खुद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला है चूजिंग द रॉन्ग आईटीआर फॉर्म। जी हां दोस्तों, आईटीआर की कोई एक सिंगल फॉर्म नहीं होती है, बल्कि आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 से लेकर आईटीआर 7 तक टोटल 7 फॉर्म्स होते हैं। अब आपकी टोटल इनकम कितनी है, आपके कितने इनकम सोर्सेज हैं, जैसे कि कैपिटल गेन्स, इंटरेस्ट इनकम, बिजनेस इनकम एटसेट्रा, आप किस तरीके के असेसी हैं, यानी आप इंडिविजुअल हैं या कंपनी, इन सभी सवालों के जवाब के बेसिस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना होता है। गलत आईटीआर फॉर्म फाइल करने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है। एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न ही इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा, जिसके चलते आपको वापस रिटर्न भरना पड़ेगा, प्लस पेनल्टीज और लीगल इंप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी पुरानी इनकम्स पर स्क्रूटनी और असेसमेंट होने का खतरा भी बन जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ एक लॉसेस फाइल किए हो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, लेकिन अगर डिफेक्टिव रिटर्न भरी हो और रिटर्न फाइल करने की टाइमलाइन निकल जाती है तो आप फिर फ्यूचर में उन लॉसेस को सेट ऑफ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम प्राइमरीली इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं और उनमें भी प्राइमरीली सैलरीड एम्प्लॉइज पे फोकस करेंगे, तो मैं आपको उनसे रेलेवेंट आईटीआर फॉर्म्स के बारे में बता देता हूं। सबसे पहला है आईटीआर 1 फॉर्म, जिसको सहज भी बोला जाता है। ये उन रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्स फाइलर्स के लिए होता है जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से कम होती है और सिर्फ फॉलोइंग सोर्सेज से उनकी इनकम होती है। सबसे पहला सैलरी या फिर पेंशन, दूसरा अदर सोर्सेज इनकम जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम एटसेट्रा, फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5,000 रुपीज और रेंटल इनकम फ्रॉम मैक्सिमम 1 हाउस। अगर आप आईटीआर 1 की कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपको जानना है कि आप खुद कैसे घर बैठे बैठे आसानी से अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, तो मैंने कुछ दिनों पहले ही आईटीआर फाइलिंग पे एक लाइव ट्यूटोरियल दिया था, तो आप उस वीडियो को जरूर चेक करिए। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, अब ये तो बात हो गई आईटीआर 1 की। अब आप में से बहुत लोग अलग अलग एसेट्स में भी इन्वेस्ट करते होंगे, जैसे कि स्टॉक्स, क्रिप्टो, अनलिस्टेड शेयर्स एटसेट्रा। तो इस केस में आपको आईटीआर 2 भरना होता है। अगर आपके पास मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज हैं तब भी आपके लिए आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा। याद रखिएगा, आईटीआर 2 फॉर्म सिर्फ सैलरी वालों के लिए ही होता है, और अगर आपकी किसी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर हैं और या फिर आपकी कोई इनकम बिजनेस सोर्सेज से आती है, तब ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, फ्रीलांस इनकम अर्न करते हैं या फिर किसी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम अर्न करते हैं, तो ये इन केसेस में आपको आईटीआर 3 फॉर्म भरना होता है। और फाइनली आईटीआर 1 के सभी क्राइटेरिया के साथ साथ अगर आपकी इनकम प्रिजम्पटिव बिजनेस या फिर प्रोफेशन से भी आती है और इन सभी सोर्सेज से कंबाइंड इनकम 50 लाख है, तो आपको आईटीआर 4 फॉर्म फाइल करना होगा। अगर आपको समझना है कि प्रिजम्पटिव इनकम और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है या फिर कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए सही है, इस पे आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए या फिर आपको आईटीआर 5, 6, 7 के बारे में और जानना है, तो हमें कमेंट बॉक्स में आईटीआर फॉर्म वीडियो टाइप करके बता दीजिएगा और मैं आपके लिए इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। मगर अभी के लिए अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है।
बस अब आपको ध्यान रखना है कि आप गलत आईटीआर फॉर्म ना भरें। चलते हैं मिस्टेक नंबर 2 की तरफ। नॉट मैचिंग प्री-फिल्ड डिटेल्स एंड इनकम विद 26AS एंड AIS। देखिए, अगर आप आईटीआर खुद भर रहे हैं तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि 26AS और AIS में जो आपकी भी डिटेल्स हैं, आपको उनको इनकम टैक्स रिटर्न में प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन और फॉर्म 16 से मैच करके देख लेना चाहिए। जिन लोगों को फॉर्म 26A नहीं पता, तो ये वो फॉर्म होता है जिसमें आपको ये दिख जाता है कि किसने आपकी इनकम से टीडीएस डिडक्ट करके सरकार को जमा करवाया है। तो 26A में जो इनकम और टीडीएस डिटेल्स होगी, उन्हें आप अपने एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए फॉर्म 16 से मैच करके जरूर देखेगा, क्योंकि कुछ केसेस में ये डिटेल्स मिसमैच हो जाती हैं और फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटीज 26AS को कंसीडर करती हैं। और AIS क्या होता है? AIS होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसको आप फॉर्म 26AS का एक्सटेंडेड वर्जन मान लीजिए। यहां पे वो इनकम्स भी आती हैं जिन पर कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होता, जैसे कि शेयर्स बेच के अगर आपको कोई कैपिटल गेन्स होता है, वो इनकम भी आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। कोई बैंक अकाउंट जिसका इंटरेस्ट आप इनकम टैक्स को डिक्लेयर करना पसंद नहीं करते, उसकी इनकम भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसलिए AIS और 26AS में जो भी इनकम्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं, आप उनको जरूर देखेगा और उसके हिसाब से ही अपनी रिटर्न फाइल करिएगा। ये दोनों फॉर्म्स आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉग इन करके मिल जाएंगे। और अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड मिस्टेक की तरफ, विच इज फेलिंग टू वेरीफाई आईटीआर। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पे आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, आपको रिटर्न को वेरीफाई भी करना होता है, वरना यह माना जाता है कि आपने अपना रिटर्न फाइल ही नहीं करा है। तो अब रिटर्न को वैलिडेट कैसे किया जाए? बड़ा आसान है, आप सिंपली आधार OTP से अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ यहां तक बने हुए हैं और आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस आगे लाने के लिए प्रोत्साहित रहूं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसी मिस्टेक्स की जो आप एक सीए की मदद लेने के बावजूद भी कर सकते हैं। जी हाँ, एक्यूरेट आईटीआर फाइलिंग की जिम्मेदारी सिर्फ आपके सीए की नहीं, आपकी भी है। और आपको इंश्योर करना है कि आप अपने सीए को सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें। सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक है नॉट क्लेमिंग कैपिटल लॉसेस और लॉसेस फ्रॉम एफएनओ ट्रेडिंग। जब आप अपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड या गोल्ड जैसी इन्वेस्टमेंट्स को लॉस या प्रॉफिट में बेचते हैं, तो उस रियलाइज्ड लॉस या प्रॉफिट को कैपिटल लॉस और कैपिटल गेन्स कहते हैं। और दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट और लॉसेस तो चलते ही रहते हैं, लॉस किसको ही पसंद है। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट के तहत सरकार ने ऐसे प्रोविजंस डाले हैं ताकि आप अपने लॉसेस को अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकें। मगर इसके लिए आपको अपने लॉसेस रिपोर्ट करने होंगे। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे कैपिटल लॉसेस होते हैं, तो आप उनको सही से रिपोर्ट करके अगले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और फिर आने वाले उन 8 सालों में उन लॉसेस को अपने कैपिटल गेन से सेट ऑफ भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि इस साल आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बेचने से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। जब आप अपने खरीदे हुए शेयर्स को 1 साल के अंदर ही बेच देते हैं, तो उस केस में हुए लॉस या गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या गेन कहा जाता है। अब मान लीजिए अगले साल आपको 50,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो आप लास्ट ईयर हुए 2 लाख के लॉस से इस प्रॉफिट को सेट ऑफ कर सकते हैं और आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर आपको 2.5 लाख रुपए यानी 2.5 लाख रुपीस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है, तो अब आपके अपने बचे हुए 1.5 लाख के जो कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, उनको वहां से आप सेट ऑफ कर सकते हैं और आपको बैलेंस सिर्फ 1 लाख पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एट द रेट ऑफ 15% देना पड़ेगा। और हाँ, आपको जिस साल कैपिटल लॉस हुआ है, आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट करना होगा। ऐसा ना करने पर आप अपने कैपिटल लॉसेस को अगले साल में कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं कर सकते। इवन रिटर्न टाइमली ना भरने पे भी आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे एप्लीकेबल टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक्सेट्रा बड़ी आसानी से अपने ब्रोकर की ऐप या वेब पोर्टल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स पे हुए कैपिटल लॉसेस की तरह अगर आपको एफएनओ ट्रेडिंग में भी लॉसेस हुए हैं, तो आपको उन्हें भी रिपोर्ट करना चाहिए। उसका फायदा यही है कि आपको एफएनओ में हुए लॉसेस को डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, बिजनेस इनकम एक्सेट्रा से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप अपनी सैलरी इनकम को सेट ऑफ नहीं कर सकते। और अगर आपको इतना ज्यादा लॉस हो गया है कि सभी इनकम सोर्सेस कम पड़ रहे हो, तो आप अगले 8 सालों के लिए भी एफएनओ लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
मगर एफएनओ लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के केस में आप उन्हें किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हुई बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, जो है नॉट रिपोर्टिंग फॉरेन एसेट्स। आई नो कि पिछले 2-3 सालों में लोगों ने यूएस स्टॉक्स खरीदने का बहुत क्रेज था। हो सकता है आपने यूएस के कुछ एक टेक स्टॉक्स खरीदे होंगे, जैसे फैंग स्टॉक्स एक्सेट्रा, या फिर जैसे कि लिंक्डइन में काम करने वाले मेरे एक दोस्त के पास माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के शेयर्स हैं। दोस्तों, यूएस स्टॉक्स खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको इन सभी को रिपोर्ट करना होता है अपनी आईटीआर के शेड्यूल एफए में। मैंडेटरी है ये। अब इसकी रिपोर्टिंग आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, मगर मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखिए, इंडिया में हम अप्रैल टू मार्च का फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, मगर यूएस में या कई और कंट्रीज में जनवरी टू दिसंबर का कैलेंडर ईयर ही फाइनेंशियल ईयर भी माना जाता है। इसलिए आपको फॉरेन कंट्री के फाइनेंशियल ईयर यानी कैलेंडर ईयर के हिसाब से ही अपने फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप जुलाई 2022 में कोई यूएस स्टॉक बाय करते हैं तो वो हुआ कैलेंडर ईयर 2022, इसलिए आपको FY 22-23 के आईटीआर फॉर्म में उसको डिक्लेयर करना होगा। लेकिन अगर आप फेब 23 में कोई यूएस स्टॉक बाय करते हैं तो वो हुआ कैलेंडर ईयर 23, तो आपको FY 23-24 के आईटीआर फाइल करते समय उन एसेट्स को डिक्लेयर करना होगा। दोस्तों, फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर ना करने पे आपको 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है अंडर ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। एक बात और, अगर आपको फॉरेन एसेट से हुई कोई इनकम हुई हो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स या इंटरेस्ट इनकम, जिस पर बाहर के टैक्स लॉस के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट हुआ हो, तो इंडिया और उस कंट्री के बीच टैक्स ट्रीटी के हिसाब से अपने बाहर जो टैक्स पे किया है ना, आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं, जो इवेंचुअली इंडिया में जो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको फॉर्म 67 भरना होता है। तो बाहर से अगर आपकी इनकम पे टीडीएस भी कट रहा हो तो आप ये बात अपने सीए साहब को जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट मिस्टेक है नॉट रिपोर्टिंग अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स मतलब उन कंपनीज के शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड ना हो। अब हो सकता है कि आपने किसी स्टार्टअप में कोई एंजल इन्वेस्टमेंट करी हो। आजकल ऐसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको एज लो एज 10 to 15,000 रुपीज में ही किसी स्टार्टअप में अनलिस्टेड शेयर्स बाय करने का या एंजल इन्वेस्टमेंट करने देते हैं। तो आईटीआर फाइल करते समय आपको अनलिस्टेड शेयर्स की रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। हालांकि इसकी कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में, बट अगर आप सही से रिपोर्ट नहीं करते तो आप पर फॉल्स पर्टिकुलर्स प्रोसिक्यूशन रिस्क भी बन सकता है। और लास्ट मिस्टेक है नॉट रिपोर्टिंग ऑल इनकम सोर्सेज। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है जब आपके 2 से 3 बैंक अकाउंट्स हो और उनमें इंटरेस्ट या मल्टीपल सोर्सेज से इनकम क्रेडिट हुई हो। ऐसे में लोग जाने अनजाने में सिर्फ मेन बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करते हैं, मगर आपको हर एक बैंक अकाउंट में क्रेडिटेड इंटरेस्ट इनकम जो हुई है आपको वो ड्यूली रिपोर्ट करनी होती है, क्योंकि अब सब कुछ आपके पैन कार्ड से लिंक्ड है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी इनकम से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपको एफडी पे कोई इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो आपको उसे भी रिपोर्ट करना चाहिए, उस पर टैक्स भरना मैंडेटरी है। इसीलिए आप छोटी से छोटी और मोस्ट अनएक्सपेक्टेड इनकम को भी आईटीआर फॉर्म में रिपोर्ट करिएगा। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न चाहे आप खुद भरें या सीए की मदद ले, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इंफॉर्मेशन आईटीआर में भरनी चाहिए ताकि आप पर किसी भी तरीके की पेनल्टी ना लगे। आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटाइजेशन का जमाना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ भी नहीं छुपा है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से रिसर्च करके ऐसे ही हम आपके लिए लाइव वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आपका खूब सारा फायदा हो सके और आप एक अवेयर पर्सन बन सके पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के विषय पर। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कोई गलती ना करें इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त। इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.